ये जो प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट आ गया, ये कितना जरूरी है और क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो ऐसे सेटअप में बच्चे की ग्रूमिंग कैसे हो। मदर फादर दोनों जॉब पर जा रहे हैं या अपने बिजनेस में जा रहे हैं। पैदा होने से जब बच्चा इस संसार में आता है तब से लेके 5-6 साल की एज तक जो भी वो सीखता है उसको अर्ली लर्निंग बोलते हैं। मानव का जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, 95% ब्रेन 5 से 6 साल के बीच तक डेवलप हो जाता है। तो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आज के समय में इस एज में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई स्कूलों में मैंने देखा है 10,000 20,000 मंथली फीस चार्ज कर। ये फीस इतनी ज्यादा क्यों रखते हैं आप लोग? अगर आपको अच्छी व्यवस्था चाहिए, आपको स्कूल में एयर कंडीशन चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी सबके बहुत सारे अच्छे इंतजाम होने चाहिए। प्ले स्कूल 3 कमरों के फ्लैट में भी खुले हुए हैं। अगर आपको बजट स्कूल में भेजना है बच्चे को तो वहाँ की फैसिलिटी उसी हिसाब से होंगी। हाईली ट्रेंड, हाईली एक्सपीरियंस टीचर, आपकी पर्सनलाइज बच्चे को अटेंशन मिलेगी। हमारे यहाँ की जो एजुकेशन व्यवस्था है, ना हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, ना स्पोर्ट्स कंपलसरी कर रहे हैं, ना संगीत आर्ट इन पे ध्यान दिया जा रहा है। सबसे बढ़ के जो है वो हमारी मानसिक स्थिति, बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसको लेकर भी कोई भी इस तरह का प्रयास मुझे अभी तक देखने में नहीं आया। आज बच्चा आपकी तरह से मीडिया जर्नलिस्ट बन सकता है, पर्सनैलिटी बन सकता है, पॉडकास्ट कर सकता है, आज स्पोर्ट्समैन बन सकता है। तो आज इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बाद भी पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा IIT में जाए केवल। तो ये प्रेशर पेरेंट्स का बनाया हुआ है। स्कूल इसलिए करते हैं क्योंकि पेरेंट्स ये डिमांड करते हैं। आजकल के माँ बाप बच्चे का स्कूल का सिलेक्शन करने में कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं? घर के नजदीक कौन सा अच्छा स्कूल है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे की जो एजुकेशन है उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके नेक्स्ट डोर ही प्ले स्कूल हो। आपके घर से अगर वो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर भी है तब भी आपको अच्छा प्ले स्कूल की ऑप्ट करना चाहिए। जागरूक होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा अपने बच्चों को लेके सेंसिटिव होना, बहुत ज़्यादा सोचना, ये बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए दोनों के लिए अच्छा नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं यंग जनरेशन के, अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनकी एजुकेशन को लेके, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी उनकी रहती हैं कि बच्चा भाई क्लास में फ़र्स्ट आना चाहिए। अब सबके बच्चे फर्स्ट आ जाएंगे तो सेकेंड थर्ड कौन आएगा? और हमारे जैसे बैक बेंचर्स का फिर क्या होगा? आज इन सारी बातों पे बात करेंगे बच्चे की प्री स्कूल स्टडीज़ को लेके, यानी कि पहली बार उसको किस उम्र में स्कूल भेजना चाहिए, क्यों भेजना चाहिए, क्या आवश्यकता है प्री स्कूलिंग की, और उसकी फाउंडेशन वहाँ से बनना चालू होती है जिसका फ़ायदा जाके आगे मिलता है। इस सारे कन्वर्सेशन के दौरान आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको नोट डाउन करते रहिएगा और वो लास्ट में हमें कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद विद तिवारी जी के इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ में हैं दिल्ली के जाने माने शिक्षाविद, जिन्होंने प्री स्कूलिंग को लेके बहुत रिसर्च करी, बहुत सालों से, करीब 25-30 सालों से कार्य कर रहे हैं। बहुत सी इन्होंने गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए भी एजुकेशन पॉलिसी बनाने में भी हेल्प करी। प्री स्कूलिंग को लेके इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सबसे थोड़ा सा हटके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर SK राठौर जी आपका। सो थैंक यू सो मच तिवारी जी फॉर इनवाइटिंग मी। आपने अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने शो में मुझे प्ले स्कूल एजुकेशन पे छोटे बच्चों को कैसे ग्रूम किया जाए, आज के यंग कपल्स जो हैं, यंग पेरेंट्स जो हैं, उनके लिए हम कैसे काम कर रहे हैं, इस पे संवाद करने के लिए मुझे बुलाया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम लोग भी पढ़ाई करे हैं थोड़ी बहुत और हम लोग के माँ बाप भी पढ़े हैं। हम लोगों के पिताजी बताते थे कि वो कभी उनका एडमिशन कराने लेके जाते थे तो कभी 10 साल में, कभी 8 साल में, और पाठशालाएँ चलती थी, कहीं भी जाके नाम लिखा दिया कि बच्चे को बैठा दो, मास्टर साहब इसे पढ़ाना चालू कर दो। ठीक है, उस समय की वो व्यवस्थाएं थी। उससे पहले गुरुकुल हुआ करते थे। हम लोग भी स्कूलिंग जब चालू किया है तो किसी ने 4 साल में, 5 साल में, अब ये सर 2-2 साल में, 2.5-2.5 साल में ये जो प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट आ गया, ये कितना ज़रूरी है और क्यों बच्चे को 2.5 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में माँ बाप प्री स्कूलिंग के लिए भेज रहे हैं? तो आप जो कह रहे हैं सर बिल्कुल ठीक है। मेरे समय में भी जैसा मुझे ध्यान पड़ता है, लगभग 6 साल की एज में स्कूल जाना शुरू किया था।
और मेरे बच्चों के टाइम पर वो 4 साल की एज में स्कूल जाना शुरू किए। लेकिन अभी और पहले टाइम में अंतर ये है कि पहले जो छोटे बच्चे होते थे, जब वो बड़े हो रहे होते थे, 2 साल, 3 साल, 4 साल की एज तक पहुँचते-पहुँचते, वो अपने घर में ही काफ़ी चीज़ें सीख लेते थे। जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, ग्रैंड पेरेंट्स साथ होते थे, अंकल आंटी होती थी, सिबलिंग्स होते थे, पूरा परिवार साथ में होता था। तो बहुत सारी चीज़ें वो घर में ही खेल-खेल में सीखते थे। ग्रैंड पेरेंट्स उनको स्टोरी सुनाया करते थे। दादी माँ उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाया करती थी जो कि लर्निंग का पार्ट होना चाहिए बेसिकली। तो अब क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, क्योंकि हम सभी लोग अपने कारोबार और अपने व्यवसाय की वजह से शहरों में आ गए हैं, हमारी परिवार पीछे छूट गए गाँव में। तो ऐसे सेटअप में बच्चे की ग्रूमिंग कैसे हो? मदर फादर दोनों जॉब पर जा रहे हैं या अपने बिजनेस में जा रहे हैं। पीछे या तो बच्चा क्रैच में जाएगा या फिर वो मेड के साथ रहेगा। दोनों में अंतर है। क्रैच में रहेगा तो केवल वहाँ पे बच्चे को ध्यान दिया जाएगा खाने पीने पर, और एक फॉर्मल सेटअप होता है जहाँ पर कुछ और बच्चे होते हैं, तो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत कुछ सीख जाते हैं। घर में खाली मेड के साथ में है तो मेड अपने घर के काम में बिजी है और बच्चा अपने आप सिंगल हैंडेडली खेल रहा है। लेकिन जब हम अर्ली लर्निंग की बात करते हैं, अर्ली लर्निंग का मतलब ही ये है कि 2 से, या हम कहें पैदा होने से, जब बच्चा इस संसार में आता है तब से लेके 5-6 साल की एज तक जो भी वो सीखता है उसको अर्ली लर्निंग बोलते हैं। और अभी जितनी भी रिसर्च हुई है उसके हिसाब से बच्चे का जो, या ह्यूमन बोले हम, एक मानव का जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, 95% ब्रेन 5 से 6 साल के बीच तक डेवलप हो जाता है। तो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आज के समय में इस एज में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा गुरुकुल हुआ करते थे पहले। गुरुकुल में आप सोचिए कि क्या होता था। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं। गुरुकुल में भी सिखाया जाता था। वहाँ पर भी लर्निंग बाय डूइंग होती थी, जो आज की डेट में हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये सब यूएस से जो टर्मिनोलॉजी आती है, हमको उसको खुशी-खुशी स्वीकार कर लेते हैं और उसको हम पॉपुलराइज करते हैं। जी। लेकिन ये तो हमारे यहाँ पहले से थी, गुरुकुल के टाइम पर थी। जी। हमारे जो गुरुकुल में बच्चे जाया करते थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो क्या करते थे? उनको खेती करना भी सिखाया जाता था, उनको शिकार करना भी सिखाया जाता था, उनको झोंपड़ी बनाना भी सिखाया जाता था, उनको खाना बनाना भी सिखाया जाता था। बेसिकली एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो वही थी। अब हम जो अपने प्ले स्कूल्स में, अपने बोले तो हिंदुस्तान के प्ले स्कूल्स में, हिंदुस्तान के लगभग सभी जितने भी अच्छे प्ले स्कूल्स हैं, उनमें ये सब जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जो कि घरों में हुआ करती थी, जो गुरुकुल में हुआ करती थी, वो रोल प्ले मॉडल के हेल्प से, सहायता से हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग 5 से 6 साल की एज तक इतनी महत्वपूर्ण है। आप भी थोड़ा रिकॉल करेंगे तो बहुत सारी आदतें आपकी वो होंगी जो आपने बचपन में पिकअप की होंगी। जी। अगर आप अपने बच्चों को भी नोटिस करेंगे तो उनकी भी बहुत सारी आदतें ऐसी होंगी जो शुरू से उनके साथ चल रही होंगी। हाँ। तो हम जो बचपन में सीखते हैं, जो ये 5-6 साल की एज तक चीज़ें सीखते हैं, ये बहुत सारी आदतें हमारे पूरे जीवन हमारे साथ चलती हैं। और कहावत है, बचपने की आदत कहीं जाती नहीं क्योंकि है। जो ब्रेन है हमारा, इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। जी। उन न्यूरॉन्स के कनेक्शन जो बनते हैं वो इसी एज में ज़्यादा बनते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग और प्ले स्कूल लर्निंग, अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग, आप जो भी इसको नाम दें, ये इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बात ये भी आ गई सर कि सब न्यूक्लियर फैमिली हैं और हम लोग जहाँ रह रहे हैं दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में, तो पिताजी भी जॉब पे चले गए, माताजी भी जॉब पे चले गए, तो बच्चे को कौन देखेगा? तो वो भी कहते हैं ऐसा स्कूल लो जो कम से कम डे बोर्डिंग हो, सुबह जाएगा और रात में आएगा। ये एक फैसिलिटीज़, लेकिन जो एक अपना तो घर में और परिवार की परवरिश में है वो तो नहीं मिल पाता है। बात आपकी भी सही है कि हाँ, आप करें क्या? तो प्री स्कूलिंग में अगर हम बात करें तो भाई आप क्या सिखाएंगे? ABCD सिखाएंगे? लेकिन सर कई स्कूलों में मैंने देखा है 10,000 20,000 मंथली फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। ये फ़ीस इतनी ज़्यादा क्यों रखते हैं आप लोग? ये एक बहुत बड़ा डिबेट का पॉइंट है। पूरे देश में इस बात पे चर्चाएं सालों से चलती आ रही हैं और मुझे लगता है कि जब तक हमारा जीवन काल है ये चर्चाएं चलती रहेंगी। अगर हम बात करें कि फ़ीस क्यों ज़्यादा है, तो इसके बड़े सारे फैक्टर हैं सर।
आपको हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात कि आप किस तरह के प्ले स्कूल में अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, चाहे वो प्ले स्कूल है, चाहे वो 10+2 स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है। अगर हम बच्चे की एजुकेशन का कोई भी पार्ट उठा लें, स्टार्टिंग फ्रॉम प्ले स्कूल टू द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तो हर लेवल पे आपको हर तरह के इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे। एक आम आदमी जो जहाँ पर अफोर्डेबिलिटी जिसकी है, हम लोग तो गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, क्योंकि तब तो यही सब हुआ करता था। बिल्कुल। और हमारे माँ बाप के पास उतना रिसोर्सेज भी नहीं थे कि कहीं वो बाहर भेज सकें हम लोगों को पढ़ने के लिए। और 6th क्लास में आपको ABCD सिखाई गई होगी, ये भी मैं बता देता हूँ। मैं बताता हूँ आपको, जब हम सर हम जब, क्योंकि यूपी बोर्ड के ही है मेरे ख्याल से। मैं CBSE आप बोर्ड से हूँ। CBSE से हैं। मैं आपको बताऊँ कि जब हम 11th क्लास में आए तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम हो गया अचानक। हाँ। तो हमें बड़ी परेशानी हुई। तो बहुत सारी चीज़ें ये हैं जो अभी हम वापस उस मुद्दे पर आते हैं जो आपने कहा फ़ीस के बारे में। जी। तो एक अफोर्डेबल स्कूल, एक मिडिल क्लास के लिए स्कूल और एक एफ्लुएंट फैमिलीज़ के लिए स्कूल, फ़र्क क्या है इसमें, फ़ीस ज़्यादा क्यों है? अगर आपको अच्छी व्यवस्था चाहिए, अच्छे फैसिलिटीज़ चाहिए, आपको स्कूल में एयर कंडीशन चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी सबके बहुत सारे अच्छे इंतज़ाम होने चाहिए, वहाँ पे जितना भी स्टाफ है वो ट्रेंड हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द गार्ड ऑन द गेट ऑफ द स्कूल टू द मेड्स हु आर टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन, जो बच्चों की देखभाल कर रही हैं, उनको साफ़ सफाई रख रही हैं, उनको खाना खिला रही हैं, हाइजीन मेंटेन हो रहा है पूरे स्कूल में। और उसके बाद जो टीचर्स हैं, वो टीचर्स भी बहुत ही लविंग, केयरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड हैं। तो आज की डेट में मदर फादर को हमेशा चाहिए होता है कि मेरी सैलरी बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। किसको इनकम अच्छी नहीं लगती सर, बताइए? बिल्कुल। अगर मेरे इंक्रीमेंट्स टाइम पर होने चाहिए, मुझे सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए, तो मेरे बच्चे की टीचर को सैलरी अच्छी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? सारा दिन जो मेरे बच्चे की केयर कर रही है आंटी मेड्स, उनको सैलरी अच्छी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और जो गार्ड पूरा दिन धूप में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में बाहर गेट पे खड़ा है जिससे कि आपका बच्चा सिक्योर रहे, ट्रेंड है वो, तो उसको सैलरी ज़्यादा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हाइजीन स्कूल की मेंटेन करनी है तो उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगाने पड़ते हैं, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वो कैसे होगी? तो अगर आपको सुविधाएं चाहिए तो आपको इस स्कूल की फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। हर लेवल के स्कूल हैं। आप देखिए प्ले स्कूल की अगर बात करें तो प्ले स्कूल 3 कमरों के फ्लैट में भी खुले हुए हैं, और प्ले स्कूल 500 गज के कोठी में भी खुले हुए हैं, प्ले स्कूल 1000 मीटर के इंस्टीट्यूशनल प्लॉट में भी खुले हुए हैं। अब जो 1000 मीटर के इंस्टीट्यूशनल प्लॉट में जो बिल्डिंग बनाई गई है, तो उसको बनाने में, सजाने में भी उतना पैसा लगेगा और साथ में उसको हर साल मेंटेन रखने में भी उतना पैसा लगेगा। वो कहाँ से आएगा सर? 500 गज की कोठी में जो खुला हुआ है उसमें उसी हिसाब से खर्चा होगा, और 3 रूम के फ्लैट में जो चल रहे हैं, ना तो वहाँ बच्चा आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो पाएगा आपके बच्चे का, ना ही वो कुछ खास सीख पाएगा। वो जस्ट एक सेटअप है जिससे कि बच्चों को एंगेज करके रखा जा सके, जिससे कि बच्चे की मम्मी अपने ऑफिस जा सके। तो मैंने आपको बताया कि तीनों लेवल में बड़ा अंतर है। और ऐसे ही जब आप 10+2 स्कूल में जाते हैं, बहुत सारे ब्रांडेड स्कूल्स हैं, बहुत सारे अनब्रांडेड स्कूल हैं, हर तरह की सुविधा हमारे समाज में है। अगर आपको बजट स्कूल में भेजना है बच्चे को तो वहाँ की फैसिलिटी उसी हिसाब से होंगी, आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना है तो उसी हिसाब से, और तो आपको थोड़ा और ज़्यादा पैसा खर्च करना है तो आपको एयर कंडीशन बस, एयर कंडीशन स्कूल, हाईली ट्रेंड, हाईली एक्सपीरियंस टीचर, आपके पर्सनलाइज बच्चे को अटेंशन मिलेगी, पर्सनलाइज लर्निंग होगी, सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी होती है। ऐसे ही सर प्ले स्कूल का भी है। हाँ, जितना गुड़ डालेंगे उतनी मिठास तो बढ़ेगी। ये बहुत सिंपल सा है कि आज के समाज में क्वेश्चन केवल प्ले स्कूल्स पे लगता है, मतलब स्कूल्स पे लगता है, एजुकेशन पे लगता है। अगर हम सैलरी ज़्यादा अच्छा लेना चाहते हैं तो हमारे बच्चों की टीचर को भी सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए। टीचर ने हमें बनाया सर, आज मैं और आप यहाँ बैठ के संवाद कर रहे हैं, तो अगर मैं कहीं भी आप जैसे महान लोगों के सामने बैठने लायक हुआ हूँ, तो इसीलिए हुआ हूँ कि मेरे टीचर ने मेरे पे काम किया। आपने महान कहा, किसी ने तो महान कहा आज। अच्छे टीचर सर, अगर सर टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही, ये डिबेट कहीं और चली जाएगी। प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स का इतना बुरा हाल है, क्योंकि मैं बहुत नज़दीकी से जानता हूँ टीचर्स को। जी, बच्चों से, माँ बाप से फीस वसूली के नाम पे क्या क्या किया जा रहा है, मैं उस पर आना नहीं चाहता हूँ। अगर कोई पिकनिक भी लेके जाता है ना स्कूल, तो उस पर सबसे पहले ये रहता है कि बचेगा कितना। ठीक है सर, और टीचर्स तो छोड़ दीजिए आप, खैर ये डिबेट कहीं ना कहीं से और चली जाएगी। मैं
समझ गया आपके जो विचार हैं और जो भाव है उसको हम लोग समझ गए, भावनाओं को समझो। तो मैं दूसरे प्रश्न पे सर जी, आता हूँ जी। आपके पास में, और वो ये है कि अब्रॉड में जो स्टडीज़ कराते हैं वो केवल ये रट्टू तोता बना के नहीं छोड़ देते हैं, उनमें हेल्थ के लिए भी रहेगा, उसमें गेम्स भी रहेंगे, क्विज भी रहेगी, ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ की जो एजुकेशन व्यवस्था है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक आपने रटा, आपने लिखा, एग्ज़ाम ओवर, दैट्स ऑल। ना हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, ना स्पोर्ट्स कंपलसरी कर रहे हैं, ना संगीत, आर्ट, कला, इन पे ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे बढ़ के जो है वो हमारी मानसिक स्थिति, बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है, उसको लेकर भी कोई भी इस तरह का प्रयास मुझे अभी तक देखने में नहीं आया, सॉरी टू से। इसको मैं बिल्कुल बच्चा जब से पैदा होता है तब से बात करना चाहूँगा इस पे, पर उससे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा सर, जब आप 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन और जहाँ तक भी आपने शिक्षा ली, कितने % मार्क्स आए मैंने होंगे? पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सर। तो कितने % हाईएस्ट मार्क्स आए सर? मैं मार्क्स पे जाता नहीं, मेरे वो नहीं, नहीं, बहुत कम आते थे, नहीं, नहीं। मतलब अब जैसे मैं 64-65%। हाँ, तो मैं एक अच्छे स्टूडेंट्स में मेरी गिनती होती थी, पढ़ने में अच्छा था। मैंने पीएचडी तक फिजिक्स से की है सर। जी। तो आप समझिए कि जब पढ़ाई जब हम करते थे हमारे टाइम पर, हाँ दिन रात पढ़ते थे, उसके बाद भी हमारे 60-65% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे। सर, उस समय तो हाई स्कूल में जो फर्स्ट और सेकंड आती थी, फर्स्ट और सेकंड, और उसके बाद गुड सेकंड भी होती थी एक। वो मोहल्ले में मिठाइयाँ बढ़ जाती थी। 55% से 60% के बीच गुड में गुड सेकंड सेकंड डिवीजन बोला जाता था, जो कि आज के बच्चों को टर्मिनोलॉजी नहीं नहीं पता पता हो, है। है ना? आज बच्चों के सर 100% मार्क्स आते हैं। हाँ, ये भी ताज्जुब आता है मुझे। आप देखिए 100% जी। बच्चे का अगर 500 में से 499 रह गए तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है कि मेरा एक नंबर कैसे नहीं। कट गया। ये सब प्रेशर जो बनाया है ना, ये पेरेंट्स ने बनाया है सर। हम्म। मैं आपको बताता हूँ कि जब आप पढ़ रहे होंगे, जब मैं पढ़ रहा था, हम दोनों के पेरेंट्स की एक ही इच्छा होगी उस टाइम पर भी कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए या मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए। उस टाइम दो ही चीजें, हाँ। दो ही प्रोफेशन। आज क्या है सर, हाँ। मेरे को मेरी एजुकेशन, अगर मैं 12th की बात करूँगी, 12th में ही होता था ये। मैंने 86 में 12th की, 1986 में, 1986 से, और हम आज 2026 में बैठे हैं। 40 साल गुजर गए। आज के पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि मेरा बच्चा नीट कर ले, मेरा बच्चा IIT JEE क्रॉस कर ले। अंतर कहाँ आया सर? तब क्योंकि सुविधाएं कम थी, तब अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, तब फील्ड कम थे जहाँ पर कि एक बच्चे का कैरियर बन सकता है, इसलिए हमारे पेरेंट्स ऐसा सोचते थे। लेकिन आज बच्चा आरजे बन सकता है, आज बच्चा आपकी तरह से मीडिया जर्नलिस्ट बन सकता है, पर्सनैलिटी बन सकता है, पॉडकास्ट कर सकता है, आज स्पोर्ट्समैन बन सकता है। हमारे टाइम पे तो स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। आज कॉमेडियन बन सकता है, राइटर बन सकता है। जब IIT और IIM करके लोग राइटर बन गए, प्रोफेशन वो छोड़ के, तो आज इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बाद भी पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा IIT में जाए केवल, या मेरा बच्चा नीट करके मेडिकल में जाए, डॉक्टर बने। तो सर बच्चों के ऊपर जो प्रेशर है, तो ये जो मेंटल आपने बात की, तो ये प्रेशर पेरेंट्स का बनाया हुआ है। स्कूल इसलिए करते हैं क्योंकि पेरेंट्स ये डिमांड करते हैं। हमारा 10+2 स्कूल भी है सर, जहाँ पर कि हर साल लगभग 150 बच्चा निकलता है 12th करके। हम ये डेली बेसिस पे फेस करते हैं कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हर साल आते हैं हमारे पास, हमें पता है कि ये बच्चा नहीं कर पाएगा, बच्चों को पता है कि मैं साइंस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं साइंस ही पढ़ना है तुम्हें। जो बच्चा ब्रिलियंट होता है, जिसका 10th में अच्छे मार्क्स आए होते हैं, जिसको ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी है और आगे चल के उसने IAS या और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसको ज़बरदस्ती साइंस दिलवा के उसका सारा कैरियर चौपट कर दिया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, आपने ये जो क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये था कि बाहर के देशों में और हमारे देश में अंतर क्यों है बच्चे की एजुकेशन को लेके। हमारे यहाँ पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव हैं सर। आप देखिए कि हम बच्चे को जब रोड पे भी चल रहे हैं, तब तो ट्रैफिक है, समझ में आता है कि उसको बोलते हैं बेटा उंगली पकड़ के चलो हमारी। लेकिन जब मॉल में भी जा रहे हैं तब भी कहते हैं बेटा उंगली पकड़ के चलो। घर में भी बच्चा अगर वो गिर जाता है खेलते खेलते, तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं, गिर गया, चोट तो नहीं लग गई। आप जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ जाइए, वहाँ बच्चा 1 साल का नहीं हुआ होता है, उसको स्विमिंग सिखानी शुरू कर दी जाती है, उसको फ्लोट करना सिखाना शुरू कर दिया जाता है। मेरे एक मित्र है, उनका ग्रैंड सन है,
अभी वो 1 साल का नहीं है, उसको म्यूजिक क्लास के लिए ले जाना शुरू कर दिया है। हाँ उसको नहीं पता म्यूजिक क्या होता है, हाँ जस्ट टू हैव द वाइब ऑफ म्यूजिक। हाँ तो जब हम वहाँ पर, और हमारे यहाँ तो वहाँ जब बच्चा अभी 1 साल का भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो बच्चे की स्किल्स पे काम करना शुरू कर दिया जाता है। हमारे यहाँ स्किल्स पे काम नहीं होता बच्चे की। हमारे यहाँ केवल ये होता है कि बच्चा, जब हमारे प्ले स्कूल्स में बच्चा आता है तो पेरेंट 10 दिन के अंदर परेशान होना शुरू कर देते हैं, सर 10 दिन हो गए बच्चे को अब तक एक राइम याद नहीं हुई। 6 महीने बाद कहते हैं बच्चा लिखना नहीं सीखा। 2 साल के बच्चे को मैं लिखना नहीं सिखाऊंगा, वो उम्र और एक डेढ़ साल बाद आएगी जब बच्चा लिखना सीखेगा। तो बेसिकली दिस इज़ द डिफरेंस। अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में ये माहौल बनने में कि बच्चे को शुरू से फ्री छोड़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए उसके क्या इच्छाएं हैं, किस तरफ इंटरेस्ट है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि उसका बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, और वो तब समझ में आएगा जब उसको फ्री छोड़ेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। जब हम गाइड करना शुरू करेंगे तब ये एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत ही सुंदर डॉक्यूमेंट बनाया गया है। मैं उसी पे आ रहा था हाँ, कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद, क्योंकि आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो इसके पहले और ये आने के बाद में अब क्या डिफरेंस है? सर जैसा मैंने कहा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत ही सुंदर डॉक्यूमेंट बनाया गया है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में जितने भी एजुकेशन पॉलिसीज़ अभी तक आई हैं उनमें सबसे सुंदर एजुकेशन पॉलिसी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। इसमें पहली बार अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी गई है। 3 साल से 6 साल के हर बच्चे को प्ले स्कूल एजुकेशन लेना अब मैंडेटरी हो गया, कंपलसरी एजुकेशन का पार्ट हो गया है वो। और 3 साल से 8 साल की एज तक बच्चे को प्ले वे मैथडोलॉजी से सिखाना है, जो कि हम पिछले 26 साल से कर रहे हैं। हम ये सरकारों से, अलग अलग प्रदेशों की सरकारों से इस बात को हम समझाते आए हैं। कई एजुकेशन सेक्रेटरी से हमारी मीटिंग हुई, टाइम टाइम पर समझाते रहे कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। इस सरकार ने कम से कम उसको समझा और उसको एक डॉक्यूमेंट का रूप दिया। अभी इस पॉलिसी के हिसाब से बच्चे को स्किल्स पे काम करना है, बच्चे की स्किल्स पे काम कर रहा है। बेसिकली स्कूल्स को कहा गया है, स्किल एजुकेशन को इम्पोर्टेंट बनाया गया है। बच्चे को ऐसा बनाना है कि वो जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके निकले, चाहे वो स्कूल से निकले, कॉलेज में जाए, और कॉलेज से निकले तो वो प्रोफेशनल कैरियर में जाएगा। आज हमें बैठ के नहीं पता कि आज जो बच्चा नर्सरी में एडमिशन ले रहा है, प्ले स्कूल में एडमिशन ले रहा है, जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके निकलेगा, 22-23 साल की जो एजुकेशन होगी उसकी, तब क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तब क्या प्रोफेशनल कैरियर्स होंगे। 3 साल पहले किसने ऐसा सोचा था कि एआई इतनी तेज़ी से आगे आएगा और एआई नाम का ऐसा कोई टूल आएगा जिससे कि सारी चीज़ें बदल जाएंगी। आज देखिए, हमें कोई भी राइटअप लिखना है, हम बेसिक आइडिया एआई से ले लेते हैं। बिल्कुल। आपको कोई वीडियो बनानी है, आप उससे वीडियो को अपनी रिफ़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से बच्चे को एक फ्रीडम मिलती है कि वो साइंस के किसी सब्जेक्ट के साथ में वो कॉमर्स भी पढ़ सकता है, राइट। वो आर्ट्स भी पढ़ सकता है। अगर मुझे फिजिक्स पसंद थी, मैंने फिजिक्स में पढ़ाई की, और मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मैं नहीं ले सकता था। फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, यही सब पढ़ना था मुझे। लेकिन आज वो ये पॉलिसी आपको फ्रीडम देती है बच्चे को कि वो हिस्ट्री के साथ में फिजिक्स ले सकता है। तो ये बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट बना है, बशर्ते कि स्टेट गवर्नमेंट्स और स्कूल मिलके, कॉलेजेस मिलके इसको धरातल पर ठीक से इम्प्लीमेंट कर लें और पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि पेरेंट, स्कूल वही करते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, इंस्टीट्यूशन वही करते हैं जिसकी एक्सेप्टेंस होती है। तो पेरेंट्स को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये पॉलिसी, कि इस पॉलिसी में कहा गया है कि मेरा बच्चा फिजिक्स के साथ में ज्योग्राफी ले सकता है, या हिस्ट्री ले सकता है, या और कोई सब्जेक्ट ले सकता है। तो अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसको लेने दें। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि कुछ मैसेज आप पेरेंट्स को दे दें जिनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जा रही हैं बच्चे को लेके। अभी मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले हफ्ते ही बॉम्बे में एक कॉन्फ्रेंस में था। एआई पर ही कॉन्फ्रेंस थी वो, वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। तो मैं वहाँ पर जैन जी पे बात हो रही थी, एआई पे बात हो रही थी, और मैंने वहाँ स्टेज से ही बोला कि जैन जी जिसको बोलते हैं हम, बेसिकली क्या है तो जनरेशन ही ना। हम जो जनरेशन गैप बोलते थे,
जैसे हमारे फादर और हमारे बीच में जो जनरेशन गैप है जी, basically, एक जी। जनरेशन से दूसरी जनरेशन, हाँ। हम और हमारे बच्चों मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, बिल्कुल। ऐसे ही ये भी एक नई जनरेशन है जिसके अपने विचार हैं। मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूं, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की है, कि ये जनरेशन जो है जिसको जैन जी बोलते हो, ये बहुत इंडिपेंडेंट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इनके अपने विचार हैं, इनका रहन सहन और अपने तौर तरीके हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट जनरेशन अभी तक तो नहीं आई है। हम्म। तो हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इनको वो करने का फ्रीडम देना चाहिए जो ये करना चाहते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स का रोल होना चाहिए कि इनको मॉनिटर करें और इनको गाइड करें, इनको सही रास्ता दिखाएं, ना कि मैं इंजीनियर नहीं बन पाया इसलिए मेरा बेटा या मेरी बेटी इंजीनियर बने। ये विचार हमें त्यागना पड़ेगा पेरेंट्स को। बिल्कुल। ये जनरेशन ऐसी है कि आप देखिएगा, ये जनरेशन ही कमाल करेगी हम्म। और इसमें कोई दो राह नहीं है। आप देखें, जब भी एक नई जनरेशन आती है वो पुरानी वाली जनरेशन से ज़्यादा स्मार्ट होती है, बिल्कुल। क्योंकि सुविधाएं बदल रही हैं। हाँ। हमारे टाइम पर ये सब चीज़ें नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। कंप्यूटर तो बहुत बाद में आया, जब हम पढ़ रहे थे तो कंप्यूटर नहीं था। जी। एमएससी तक तो कंप्यूटर नहीं था हम्म। जब मैंने पढ़ाई की, उसके बाद कंप्यूटर्स आए। तो आप समझिए कि अभी जब सुविधाएं बढ़ रही हैं तो नेचुरली जनरेशन स्मार्ट होगी, और साथ में इनकी अपनी विचारधारा है। तो इन बच्चों को, मैं पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं, चाहे वो जैन जी हैं या जैन अल्फ़ा हैं या कोई भी जनरेशन है, आप उनको उनकी उनकी किस तरफ उनका झुकाव है, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, वो म्यूज़िक में जाना चाहते हैं, वो तिवारी सर की तरह पॉडकास्ट करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं उनको समझिए, उसके हिसाब से उनको गाइड कीजिए। और केवल इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर बन के ही जीवन नहीं चलता है, जीवन मेरे जैसे इंसान की तरह भी बन चलता है। आप देखिए, मैं छोटे बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ पिछले 26 साल से। वहाँ मेरी फिजिक्स की पीएचडी का क्या रोल है सर? सही बात है। मुझे तो साइंटिस्ट होना चाहिए था, कहीं हाँ। लेक्चरर होना चाहिए था, हाँ। या फिर किसी स्कूल का प्रिंसिपल बन के बैठा होता गवर्नमेंट में। राइट। लेकिन मैंने ये देखा, मैं अगर आप चाहें तो बताना चाहूँगा कि मैं प्ले स्कूल क्यों मैंने शुरू किए। हाँ, मैं ये पूछने वाला था जी। कि मतलब आप हायर एजुकेशन में रहे हैं, तो ये दिमाग में कैसे आया कि प्ले स्कूल, मतलब प्री एजुकेशन जिसको हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट से पहले की, इसमें क्या आपकी रिसर्च है? और आपने जो 25-30 साल इसको लेके बहुत मेहनत करी, और आप बता रहे हैं कि बहुत नई नई चीज़ें आप लेके आए हैं, आप जो फ्रेंचाइज देते हैं, उसके बारे में भी कुछ थोड़ा सा बताएं आप। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर। जी। जब आप स्कूल जाना शुरू किए, जब भी आपके मम्मी पापा ने स्कूल भेजना शुरू किया, तो आप खुशी खुशी स्कूल गए थे? नहीं सर, थोड़ा तो रोए थे पहले। है ना? और आई एम श्योर कि आपके बच्चे भी खुशी खुशी नहीं गए हाँ। होंगे। तो जब मेरे पापा ने मेरा एडमिशन कराया, हाँ। तो हम तो दिल्ली रहते थे, एमसीडी के स्कूल में एडमिशन कराया, जी। तो हमने दूसरे दिन ही पापा को बोल दिया हमें नहीं जाना है स्कूल, हमें अच्छा नहीं लगता है। हाँ। फिर जब हमारे बच्चे हुए, हमने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया। मेरी बेटी बड़ी है, उसने मुझे लगता है 1-1.5 महीने तक परेशान किया। पहला स्कूल में एडमिशन कराया, हमें लगा शायद ये स्कूल इसको समझ नहीं आ रहा है या स्कूल इसको नहीं समझ पा रहा है, तो हमने विदिन 15 डेज दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया। वहाँ पे भी वही परेशानी। फिर जब बेटा हुआ 3 साल बाद, जब बेटा स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ, तो उसके साथ भी वही समस्या। हम ऐसे ही घर में बैठ के बात कर रहे थे कि मैं पापा से बोल रहा था कि पापा ये बच्चे तो, मतलब स्नेहाना भी इतना परेशान किया और अभिषेक भी बहुत परेशान कर रहा है, जाना ही नहीं चाहते स्कूल। तो पापा बोले बेटा तुम कौन सा जाना चाहते थे? सही तो बात है। बच्चे तो माँ बाप पे ही जाएंगे ना। हाँ। तो मेरी वाइफ से पूछा बेटा तुम स्कूल जाना चाहती थी, तुम खुशी खुशी जाती थी? बोली पापा मैंने भी बहुत परेशान किया था अपने पापा को। हाँ। देन वी कम टू द कंक्लूजन कि बच्चों में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम स्कूलों में है, स्कूल्स में है। जैसे स्कूल बच्चों के लिए चाहिए इस एज में, जी। वैसे स्कूल नहीं है। हाँ। उस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब भी हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तो हम एक ऐसा स्कूल खोलना चाहेंगे जिसमें कि बच्चे खुशी खुशी आए। पहले दिन तो परेशान करेंगे, वो दूसरे दिन भी परेशान करेंगे, क्योंकि बच्चों को एक सेपरेशन एंजाइटी होती है जब फैमिली से पहली बार दूर जाते हैं, मम्मी पापा से पहली बार दूर जाते हैं। जी।
लेकिन ये पक्का है कि तीसरे दिन वो रोएंगे नहीं, और उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद वो कहेंगे मुझे अभी स्कूल से घर नहीं जाना है। हम्म, तो जब हमने फिर अपना थोड़ा फंड्स वगैरह इकट्ठा करने शुरू किए, सेविंग शुरू की, ये तो बात तो जो बता रहा हूँ मैं 96 की बता रहा हूँ, जब बेटी स्कूल जाना शुरू हुई थी, फिर 99 में बेटा जाना शुरू हुआ। हमने 2000 में पहला प्ले स्कूल शुरू किया नोएडा में ही। और सर आप यकीन कीजिएगा, कभी मैं आपको इनवाइट भी करूँगा, मेरे स्कूल में आके देखिएगा कि बच्चे जब उनकी छुट्टी हो जाती है, पेरेंट्स बेचारे गर्मी में परेशान हो रहे होते हैं, वो कहते हैं अभी और खेलना है। अच्छा। तो हमने जो सपना देखा था कि बच्चे खुशी खुशी स्कूल आए, एक हाँ। ऐसा स्कूल का मॉडल बनाना है, हम्म, वो बनाने में तो हम सफल हो गए। अब जब एक स्कूल शुरू किया हमने, उसके बाद एक और शुरू किया, 2 स्कूल हो गए। उसके बाद पेरेंट्स की डिमांड आने लगी कि सर हमें इतनी दूर आना पड़ता है, एक हमारे हाँ, एरिया में करीब स्कूल में हो हाँ जी। खोल दो। तो ऐसे ऐसे करके जब ये सब डिमांड आने लगी, तो हमने फिर पेरेंट्स को ही कहा कि आप क्यों नहीं खोल लेते राइट। भाई, आप हमारा हेल्प करें, आप खोलें ना, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो फ्रेंचाइज मॉडल बन गया। तो ये सब एक्सीडेंटली हुआ है कि हमने कुछ प्लान करके नहीं किया हम्म, कि फ्रेंचाइज बिजनेस में आना है, ऐसा कभी सोचा नहीं था। हम्म, हमने तो 2 स्कूल शुरू किए एक एक करके। तो हमने कहा एक हमारी पत्नी चलाएंगे और एक हम चलाएंगे। जो हमारा सपना था कि बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है स्कूल में जो कि बच्चे खुशी खुशी आएँ, खुशी खुशी जाएँ और पेरेंट्स को परेशान ना करें और सीख कर जाएँ, बाकी स्कूलों से अच्छा सीख कर जाएँ। तो वो मॉडल जब बन गया तो फिर एक के बाद एक लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए, और धीरे 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 ऐसे करते करते आज कारवां हमारे बनता गया। कारवां बनता गया। सर पिछले 16.5 साल से हम फ्रेंचाइज दे रहे हैं, और आज हमारे 300 से ज़्यादा प्ले स्कूल पूरे देश में हैं। अरे वाह। तो आइडिया यही था कि अच्छा प्ले स्कूल, हाँ। अच्छा एजुकेशन मॉडल जो कि सराहा जाए पेरेंट्स के द्वारा, हम्म, एंजॉय किया जाए बच्चों के द्वारा, और हम बच्चों के बेस को, जो कि मैंने शुरू में कहा कि अर्ली एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब बच्चा हमारे स्कूल से जाए, फॉर्मल स्कूल में जाएगा, 10+2 स्कूल में जाएगा, तो वहाँ जाने से पहले उसका ब्रेन का पूरा इस्तेमाल जो इस एज में होना चाहिए, जो सीखना चाहिए, वो बच्चा जी। सीख के निकले हमारे यहाँ से। आजकल के माँ बाप बच्चे का स्कूल का सिलेक्शन करने में कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं? देखिए, पेरेंट्स की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि मेरे घर के नज़दीक कौन सा प्ले स्कूल है। जी। तो मेरा पेरेंट्स को यही कहना है कि वो घर के नज़दीक तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में ज़रूरी नहीं है कि घर के बिल्कुल नज़दीक हो। घर के नज़दीक कौन सा अच्छा स्कूल है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ बच्चा खुशी खुशी जाए, खुशी खुशी आए और सीख कर आए। हर दिन बच्चे में कुछ आपको चेंज नज़र आना चाहिए, हर वीक चेंज नज़र आना चाहिए, हर महीने चेंज नज़र आना चाहिए। तो बच्चे की जो एजुकेशन है, जो अर्ली एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके नेक्स्ट डोर ही प्ले स्कूल हो। आपके घर से अगर वो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर भी है, तब भी आपको अच्छा प्ले स्कूल ही ऑप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो आज आपने देखा होगा कि राठौर सर ने हमें इतने छोटे छोटे टिप्स दे दिए हैं कि बच्चों को लेके भाई थोड़ा सा फ्रीडम दो उनको भी, और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आजकल इतने, अभी सर लेटेस्ट सर्वे हुआ है, उसमें बहुत से बच्चों ने कहा है कि हमें डिजिटल मीडिया में जाना है, अपना यूट्यूब चैनल खोलना है। सर मैंने तो आपको कहा ना, आप ही का उदाहरण दिया कि कोई आपकी तरह पॉडकास्ट कर सकता हाँ, है, और आपकी तरह मीडिया में आ सकता है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं आऊँगा इस फील्ड में। खैर, लेकिन जिसमें भी रहिए उसमें अपना 100% दीजिए, और उसको पूरी तन्मयता के साथ, डेडिकेशन के साथ, परसिवरेंस के साथ आप करिए। आप ज़रूर कामयाब होंगे। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल है और आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर एस के राठौर से, तो कमेंट में हमें वो सवाल लिख कर भेज दीजिए। हम कोशिश करेंगे उसके जवाब सर से लेकर आप तक पहुँचाने की, ये मेरा वादा है। कैसा लगा आज का शो, ये भी ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और संवाद विद तिवारी जी को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारा नया चैनल है। अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।